हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द वानी क्लासेस। एचपी टेट प्रिपरेशन सीरीज़ में आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ साइकोलॉजी सेक्शन, जिसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे साइकोलॉजी के, जो आपसे बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, साथ में उसके जो पॉइंट्स हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे बिल्कुल डिटेल में। तो आपको क्या करना है, पहले वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है, क्योंकि जब तक आपका टेट का एग्ज़ाम होगा मैं आपसे जुड़ी रहूँगी और आपके लिए डेली वीडियोज़ लेकर आऊँगी। ओके, शुरू करेंगे हमारे पहले क्वेश्चन के साथ, जो है हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ बिहेवियरिस्ट। इनमें से कौन सा व्यवहारवादी नहीं है। कल के जो वीडियो थी उसमें भी हमारा क्वेश्चन आया था बिहेवियरिज्म से रिलेटेड। तो कल की वीडियो में हमने क्या देखा था कि जो जेबी वॉटसन है वो क्या है, व्यवहारवादी है। ओके, और इन्हें क्या कहा जाता है, फादर ऑफ बिहेवियरिज्म भी कहा जाता है, व्यवहारवाद का जनक भी कहा जाता है। किन्हें, जेबी वॉटसन को कहा जाता है। बाकी ऑप्शन क्या है हमारे, जो पैवलोव है, पैवलोव भी क्या है, बिहेवियरिस्ट हैं। ओके, और जो पैवलोव ने कौन सी थ्योरी दी थी, पैवलोव ने थ्योरी दी थी थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। ओके, और आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि क्लासिकल कंडीशनिंग जो थ्योरी थी उसमें पैवलोव ने किस एनिमल पर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, क्योंकि यहाँ से आपको एक नंबर का क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है। ठीक है, कि क्लासिकल कंडीशनिंग में किस एनिमल पर जो एक्सपेरिमेंट था वो परफॉर्म किया गया था। और इस थ्योरी के बारे में डिटेल में मैं आपके साथ बात कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप सर्च करके वो वीडियो भी देख सकते हैं। फिर आता है स्किनर। ठीक है, जो BF स्किनर थे वो भी क्या है, वो भी एक तरह के बिहेवियरिस्ट। और BF स्किनर ने कौन सी थ्योरी दी थी, BF स्किनर ने थ्योरी दी थी थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग, थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग। और इसमें इन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था रैट के ऊपर। ओके, रैट के ऊपर इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट था वो परफॉर्म किया था। तो अब कौन रह गए, अब रह गए विलियम जेम्स। कौन रह गए, विलियम जेम्स। विलियम जेम्स इज द राइट आंसर। जो विलियम जेम्स थे वो व्यवहारवादी नहीं है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टू आइडेंटिफाई लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन द टीचर कैन यूज विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स। ओके, अब आप टीचर हैं, आपको क्या करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है अपनी पूरी क्लास में कि कौन सा बच्चा जो है वो लर्निंग डिसेबल है। ओके, उसको पढ़ने में दिक्कत आ रही है। तो आप किस टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, बच्चे को ध्यान से देखेंगे, कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो आप परफॉर्म करेंगे। ओके, या फिर आप बच्चे का इंटरव्यू लेंगे, उससे आप पता लगाएंगे। तो आप इन तीनों टेक्निक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही होता है। आप ऑब्जर्व करके पता लगा सकते हैं कि बच्चे का जो व्यवहार है उसमें कोई चेंज आ रहा है, उसमें किसी तरह की लर्निंग डिसेबिलिटी है, बच्चा या फिर लिख नहीं पा रहा है या फिर वो बोल नहीं पा रहा है। ठीक है, और लर्निंग डिसेबिलिटी से आपको हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, एक होती है आपकी रीडिंग डिसेबिलिटी, रीडिंग डिसेबिलिटी जब बच्चे को पढ़ने में दिक्कत आएगी। एक होती है आपकी राइटिंग डिसेबिलिटी, जब बच्चे को लिखने में दिक्कत आती है, जैसे बच्चा 6 को 9 लिखता है, ठीक है, B को बच्चा D लिखता है, तो ये क्या है, राइटिंग डिसेबिलिटी है। ओके, एक होगी हमारी रीडिंग डिसेबिलिटी जिसमें बच्चे को पढ़ने में दिक्कत आती है। दूसरी होगी राइटिंग डिसेबिलिटी जिसमें बच्चे को लिखने में दिक्कत आती है। तीसरी आ गई हमारी मैथ रिलेटेड डिसेबिलिटी, ठीक है, जिसमें बच्चे को कैलकुलेशन करने में दिक्कत आएगी। ओके, फिर आती है एक मोटर एक्टिविटीज़ रिलेटेड। ठीक है, अब इन सब के कुछ ना कुछ नाम हैं जो आपको याद रखने हैं। रीडिंग डिसेबिलिटी को क्या बोला जाता है, डिसलेक्सिया। ठीक है, जिस बच्चे को पढ़ने में दिक्कत है ये डिसेबिलिटी होगी रीडिंग से रिलेटेड और इसको बोला जाता है डिसलेक्सिया। ठीक है, फिर राइटिंग, राइटिंग से रिलेटेड जो डिसेबिलिटी है उसको बोला जाता है डिसग्राफिया, डिसग्राफिया। ठीक है, ग्राफिया मतलब राइटिंग। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम डिसग्राफिया। मैथ रिलेटेड होगी, यानी कि कैलकुलेशन रिलेटेड डिफिकल्ट डिसेबिलिटी है, तो इसको हम बोलेंगे डिसकैलकुलिया। ओके, और मोटर एक्टिविटीज़ तो डिसप्रैक्सिया, PRAXIA। ओके,
तो ये मेन हमारी 4 जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं जो आपको याद रखनी है, और इनमें से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा किसी ना किसी पेपर में ज़रूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लॉ ऑफ लर्निंग इज इंडिकेटर ऑफ लर्नर्स स्टे टू पार्टिसिपेट इन लर्निंग प्रोसेस। ओके, कौन सा लर्निंग लॉ है जो हमें बताता है कि अभी ये जो लर्नर है वो तैयार है। ठीक है, लॉ ऑफ इफेक्ट है, एक्सरसाइज है, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्सेज है, या फिर लॉ ऑफ रेडीनेस है। ओके, तो ये जो लॉज हैं ये कहाँ से हैं? ये लॉज आए हैं हमारे पास किसकी थ्योरी से? ये आए हैं हमारे पास थॉर्नडाइक की थ्योरी से। थॉर्नडाइक की थ्योरी, और थॉर्नडाइक ने कौन सी थ्योरी दी थी? थॉर्नडाइक ने थ्योरी दी थी ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ट्रायल एंड एरर थ्योरी, जिसमें एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था एक कैट के साथ। ठीक है जी, तो जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा लॉ ऑफ लर्निंग बताता है हमें कि लर्नर की स्टेट क्या है हमारे लर्निंग प्रोसेस में, ये है हमारा लॉ ऑफ रेडीनेस। क्या है? लॉ ऑफ रेडीनेस, तत्परता का नियम है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ओके, टू इन्हांस क्रिएटिविटी अमंग स्टूडेंट्स टीचर शुड। अगर हमें बच्चों में क्रिएटिविटी को बढ़ाना है, सृजनात्मकता को बढ़ाना है, तो हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें बच्चे की जो फ्रीडम है उसको डिस्करेज करना चाहिए कि तुम रिस्पोंड मत करो, जवाब मत दो, या फिर जो ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक है उसका तुम्हें यूज़ करना चाहिए, या फिर बच्चों में हेजिटेशन और जो डर है वो बढ़ाना चाहिए? तो ये काम हमें कभी नहीं करना है। बच्चों में हमें डर कभी नहीं बढ़ाना है, बच्चों को डिस्करेज नहीं करना है, हमें ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक का यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने कोई कंडीशन दे दी, अब आपने बोलना है कि बच्चों अगर आप इस पर्टिकुलर कंडीशन में होगे तो आप क्या करोगे। ठीक है, तो वो आगे हमारी फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक, बच्चे जो है वो अलग अलग आइडियाज़ देंगे, तो हमें यही काम करना है और यहीं से हमें पता चलेगा कि बच्चे कितने क्रिएटिव हैं हमारे। तो सही आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन बी सही हो गया यहाँ पर। चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं। रिवॉर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। रिवॉर्ड पिछली वीडियो में हमने देखा था, रिवॉर्ड का दूसरा नाम क्या है? रीइंफोर्समेंट। क्या है? रीइंफोर्समेंट है। अब ये जो रीइंफोर्समेंट है या फिर जो रिवॉर्ड है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है, बाहरी अभिप्रेरणा है, आंतरिक अभिप्रेरणा है, प्राइमरी है, या फिर नन ऑफ दीज। ओके, तो जो रिवॉर्ड है ये एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। अगर आपने बच्चे को, जैसे बच्चे ने सही आंसर दिया तो आपने उसको टॉफ़ी दे दी, तो ये थोड़े ही टाइम के लिए मोटिवेशन रहेगी, इसको हम एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन देंगे। ठीक है, और जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन वैसी मोटिवेशन होती है जो बच्चे को अपने अंदर से आती है कि हाँ मुझे पढ़ना है, मुझे किसी भी टॉफ़ी की ज़रूरत नहीं है, मुझे पढ़ना है, अपने लिए अच्छा करना है, तो दैट इज़ इंट्रिंसिक। ओके, बट रिवॉर्ड इज़ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। ओके जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द प्रोसेस ऑफ मेमोराइजेशन। जो आप मेमोराइज करते हैं, याद करते हैं बार बार, ठीक है, वो इनमें से कौन सा प्रोसेस है जो इसमें मेमोराइजेशन के अंडर नहीं आता है? रिकॉल है हमारे पास। रिकॉल क्या? बार बार आपने याद करना उस चीज़ को। रिटेंशन, वो जो चीज़ है कितनी बार रहेगी। रिकंस्ट्रक्शन, आपने फिर से कुछ नया बनाना। लर्निंग, ठीक है, तो मेमोराइजेशन में हम रिकॉल भी करते हैं, जो रिकॉल किया वो रहेगा भी ध्यान में। रिकंस्ट्रक्शन हम फिर से कुछ नया भी बनाते हैं, बट लर्निंग, रिकॉल, जो मेमोराइजेशन है उसमें नहीं आती है। तो सही आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन डी यहाँ से सही हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। साइकोलॉजी इज़ द ह्यूमन बिहेवियर विच इंक्लूड्स। साइकोलॉजी क्या है? ह्यूमन बिहेवियर है, और इसमें क्या क्या है? ठीक है, हमारे जो ह्यूमन बिहेवियर है उसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ पाई जाती हैं? पहली आ गई तुम्हारी कग्निटिव एक्टिविटीज़, ठीक है, दूसरी आ गई कग्निटिव, तीसरी आ गई अफेक्टिव। कग्निटिव जो हमारे माइंड से रिलेटेड है, जो हमारे इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है। अफेक्टिव आ गई हमारी जो फीलिंग्स, जो हमारे इमोशंस हैं, वो आ गई। कनेटिव, जिसको हम साइकोमोटर भी बोलते हैं, जो भी हम एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, जो मोटर एक्टिविटीज़ होंगी वो इसके अंडर आ गई। तो ह्यूमन बिहेवियर में ये तीनों चीज़ें होती हैं, ठीक है, कग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर, यू कैन से कग्निटिव, अफेक्टिव एंड कनेटिव। तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन डी इज द राइट वन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द प्रोपाउंडर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म। जो संरचनावाद है उसके प्रतिपादक कौन है? स्ट्रक्चरलिज्म, ओके, स्ट्रक्चरलिज्म के प्रोपाउंडर हैं विलियम वुंट। कौन है? विलियम वुंट है। अब ये जो विलियम वुंट है, इन्हें क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है फादर ऑफ साइकोलॉजी। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ
साइकोलॉजी, जो 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। और विलियम वुंट ही थे जिन्होंने फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी जो थी वो सेट की थी। फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी, और कहाँ की थी ये भी पूछा जाता है, कहाँ की थी? लिप्जिंग, जर्मनी में। ठीक है, विलियम वुंट ही थे जिन्होंने पहली साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी सेटअप की थी लिप्जिंग, जर्मनी में, और इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ साइकोलॉजी। और यही प्रोपाउंडर हैं स्ट्रक्चरलिज्म के, संरचनावाद के। अब यहाँ पर एक और ऑप्शन है हमारे पास, सिगमंड फ्रॉइड। वॉटसन के बारे में बात कर ली, जेम्स के बारे में बात कर ली, सिगमंड फ्रॉइड। सिगमंड फ्रॉइड ने कौन सी थ्योरी दी थी? सिगमंड फ्रॉइड ने थ्योरी दी थी साइको एनालिटिक थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। साइको एनालिटिक थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी दी थी सिगमंड फ्रॉइड ने, जिसमें इन्होंने बात की थी इड, ईगो और सुपर ईगो की। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, इड, ईगो और सुपर ईगो की बात किसने की थी? तो वो बात की थी सिगमंड फ्रॉइड ने अपनी थ्योरी साइको एनालिटिक थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी में। ये देखो यहीं पर क्वेश्चन आ गया है ना। ओके, डैश रिप्रेजेंट्स द मोरल एस्पेक्ट। कौन सा मोरल एस्पेक्ट जो है साइकी का उसको रिप्रेजेंट करेगा? इड, ईगो या फिर हमारी सुपर ईगो। ठीक है, इड, ईगो और सुपर ईगो। तो जो मोरल एस्पेक्ट होगा वो होता है हमारा सुपर ईगो। ठीक है जी, जबकि जो आपकी इड है इसको हम बायोलॉजिकल एस्पेक्ट भी बोल सकते हैं, बायोलॉजिकल एस्पेक्ट भी बोल सकते हैं। ईगो को हम साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट भी बोल सकते हैं, और सुपर ईगो को हम सोशल एस्पेक्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, और जो सुपर ईगो है वही क्या है? मोरल एस्पेक्ट है। इसके बारे में डिटेल में बात कर चुकी हूँ आपसे। अगर आपको पूरी थ्योरीज़ वाली वीडियो देखनी है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख लेना। उसमें सारी 30-35 जो थ्योरीज़ हैं जो आपको टेट में पूछी जाती हैं वो सारी उस एक वीडियो में है, वहाँ से आप वो वीडियो देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट नॉट ट्रू अबाउट ह्यूमन ग्रोथ। जो ह्यूमन ग्रोथ है इसमें, इसके बारे में कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है? पहली, ग्रोथ इज़ लिमिटेड टू फिजिकल ग्रोथ ओनली। जो ग्रोथ है वो सिर्फ फिजिकल ग्रोथ है। दूसरी, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, क्या निरंतर चलती रहने वाली प्रक्रिया है। सब सिस्टम डेवलपमेंट, एक सब सिस्टम डेवलपमेंट का पार्ट है। ग्रोथ इज़ ओनली क्वांटिटेटिव, सिर्फ क्वांटिटेटिव है। ठीक है, सिर्फ क्वांटिटी में बढ़ावा होता है ग्रोथ से। तो सही आंसर क्या होगा? ग्रोथ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, क्योंकि जो ग्रोथ है वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस नहीं है, निरंतर चलते रहने वाली प्रक्रिया नहीं है। जैसे आपकी हाइट है, ठीक है, आपकी हाइट है बढ़ेगी, एक टाइम पर जो है वो हाइट आपकी बढ़ना रुक जाएगी, तो वो क्या है? ग्रोथ है। और जो ग्रोथ है, फॉर एग्जांपल हमारी जो हाइट है उसको आप मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, हम बता सकते हैं कितने सेंटीमीटर हमारी हाइट है, कितने फीट हमारी हाइट है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? क्वांटिटेटिव या फिर मात्रात्मक। जबकि दूसरी तरफ हमारी क्या है? डेवलपमेंट। जो डेवलपमेंट है ये हमारी क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव दोनों है। डेवलपमेंट में क्या आ गया? हमारी क्वालिटीज़, और इसको आप मेज़र नहीं कर सकते हैं डेवलपमेंट को। ठीक है, और ये पूरी ज़िंदगी चलती रहती है। जो डेवलपमेंट है ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ये निरंतर चलती रहेगी। ठीक है जी, ओके। इफ़ अ पर्सन हैज़ सम पोटेंशियल एबिलिटी इन अ स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ नोन एज, जैसे आप हो, ठीक है, अब आप में ये एबिलिटी है कि आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? क्या ये एप्टीट्यूड है आपका? आप इंटेलिजेंट हो, क्रिएटिव हो, या फिर आप में बहुत इंटरेस्ट है पढ़ाने के लिए? ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे एप्टीट्यूड। इसीलिए टीचिंग एप्टीट्यूड का आपका एग्ज़ाम भी होता है जब आपने बीएड का एंट्रेंस दिया होता है, तो उसमें ठीक है क्या है? टीचिंग एप्टीट्यूड है कि क्या आप में एबिलिटी है टीचर बनने की या फिर नहीं है। तो ये क्या है? एक तरह की स्पेशल एबिलिटी है, इट इज़ नोन एज एप्टीट्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट डिस्क्राइब्ड बाय एरिक्सन। ओके, तो एरिक एरिक्सन थे, एरिक एरिक्सन, उन्होंने थ्योरी दी साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी, साइको सोशल
ठीक है जी। और इस थ्योरी में उन्होंने दिए टोटल कितने स्टेजेस, 8 स्टेजेस। कितने स्टेजेस दिए, 8 स्टेजेस दिए, ओके। और इन 8 स्टेजेस के बारे में मैं डिटेल में बात कर चुकी हूँ, जो मैंने अभी आपको पीछे बताया, पूरी थ्योरी वाली वीडियो है वहाँ पर। तो इस थ्योरी में जो पहली स्टेज थी उनकी वो कौन सी थी, पहली स्टेज थी ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। ठीक है, जब बच्चे का जन्म होता है तो बच्चे में जो ट्रस्ट है वो डेवलप होना शुरू होता है उसके केयर टेकर के प्रति, या फिर जो उसका ध्यान रखता है, जैसे उसकी मदर हो सकती हैं, कोई फैमिली का मेंबर हो सकता है वो। अगर बच्चे में वो ट्रस्ट डेवलप नहीं हुआ तो मिसट्रस्ट वाला क्राइसिस उसमें डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो स्टेज है ये चलती है बर्थ से लेकर 18 मंथ्स तक। बर्थ टू 18 मंथ्स जो पहली स्टेज है वो है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। ठीक है, बाकी स्टेजेस मैंने वहाँ पे डिटेल में बात की है। अगर आपको फिर भी कोई वीडियो नहीं चाहिए पूरी डिटेल एरिक्सन की थ्योरी पे, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपके लिए वो वीडियो लेकर आ जाऊँगी। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।